नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी के इस विशेष प्रसारण में। आप देख रहे हैं उपराष्ट्रपति चुनाव पर संसद टीवी का सीधा प्रसारण। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए मंगलवार को मतदान संपन्न हो गया। सुबह 10 बजे मतदान शुरू हुआ और शाम 5 बजे तक चला। शाम 6 बजे मतगणना शुरू हुई और उसके उपरांत उपराष्ट्रपति चुनाव के निर्वाचन अधिकारी राज्यसभा के महासचिव पीसी मोदी ने जो जानकारी दी, जो बताया, उसके अनुसार भाजपा नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के उम्मीदवार राधाकृष्णन जी विजयी रहे। इस चुनाव में 452 वोट उनको मिले हैं, जबकि जो विपक्षी उम्मीदवार थे सुदर्शन रेड्डी, उनको 300 वोट मिले हैं। जाहिर तौर पर इस चुनाव के अपने संदेश हैं, कई मायने हैं इस चुनाव के, कई पहलू हैं, उन पे हम चर्चा करेंगे। मेरी सहयोगी टीना झा हमारे साथ हैं और साथ में खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पांचजन्य के संपादक हितेश शंकर जी हमारे साथ इस समय स्टूडियो में। हितेश जी, आपका स्वागत है। साथ ही ऑर्गेनाइजर के संपादक प्रफुल्ल केतकर जी, पीके मल्होत्रा जी और सुनील चौधरी जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन शुरुआत हितेश जी मैं आपसे करूंगा, क्योंकि मुद्दा उपराष्ट्रपति चुनाव का है। परिणाम सामने आ चुके हैं। पीसी राधाकृष्णन जी विजयी रहे हैं इस चुनाव में। आप कैसे देखते हैं इस चुनाव को? क्या संदेश है, क्या मायने हैं? देखिए मनोज जी, ये मंगल का दंगल ही नहीं था। इस दिन ये भी बहुत पहले से तय था कि दाव क्या लगने वाला है और चित्त कौन होने वाला है। मगर इतनी सारी निश्चित चीजें होने के बावजूद बहुत गंभीर निहितार्थ इसके हैं। और वो निहितार्थ कैसे हैं कि ये तो उपराष्ट्रपति पद का चुनाव है, मगर राजनीतिक दलों की जो पालेबंदियां हैं, जो अगले आम चुनावों की तरफ बढ़ रहे हैं, राज्यों के चुनावों की सुगबुगाहट शुरू हो गई है। बिहार में, बंगाल में, बाकी जगह चुनावी समीकरण खंगाले जा रहे हैं, टटोले जा रहे हैं। ऐसे में कौन सी पालेबंदी कितनी मजबूत है और किस मोर्चे में दरार है, ये उन दरारों का प्रदर्शन भी है। जैसे बाढ़ आने से पहले बांध में दरारें दिखने लगती हैं, ये उसी तरीके से अगर आप कहें तो दोनों तरफ एनडीए और इंडिया ब्लॉक जो था, दोनों के बीच में आप ये देखेंगे कि एकजुटता किसकी है और किसका भरोसा नहीं है, उसका भी एक बड़ी रस्साकशी थी। और आपने जो आंकड़े बताए, अगर विपक्ष ये कह रहा है कि ये प्रतीकात्मक है, हम एक रहे, भाई आपका नंबर तो 315 होता है ना, बाकी 15 गए कहां? वो किसी पाले में होने चाहिए थे। अगर आपके साथ नहीं है तो वो अपने क्षेत्रों के लोगों के साथ को ये जवाब देना चाहते हैं कि नहीं, हम कांग्रेस के साथ नहीं है, नहीं हम विपक्ष के साथ नहीं है। और ये संदेश देना क्यों आवश्यक है? क्योंकि विपक्ष जो समीकरण रचना चाहता था, जिस राजनीति का ध्रुव तैयार हो रहा है, देखिए जैसे जब कोई लट्टू चलता है तो उसकी एक कील होती है, इसी तरह से विमर्श की भी एक धुरी होती है। उस धुरी के तौर पर कोई राजनीतिक दल अपने आप को सिद्ध नहीं कर पाया, साबित नहीं कर पाया, अपने वोट बैंक को संतुष्ट नहीं कर पाया। और ये बहुत सारे विमर्शों की भी हार है, क्योंकि एक तरफ देश में बताया जा रहा था कि असंतोष है, मनमाने ढंग से चीजें चल रही हैं, लोग बड़े त्रस्त और संत्रस्त हैं, मगर इतना होने पर भी क्षेत्रीय दल एक साथ नहीं आ रहे, तो उसका कारण कोई बड़ा है। उनको पता है कि सेंटीमेंट क्या है पब्लिक के, हमें जिन लोगों के बीच में जाना है। ये इतना अप्रत्यक्ष भी नहीं है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति से ये होता है भले, मगर रिप्रेजेंटेटिव्स को पता है कि क्षेत्र में जाके क्या मुंह दिखाना है। इसलिए विप नहीं है, मगर अपने क्षेत्र की चिंता है। पार्टी की विप का चाबुक नहीं चलता, और चाबुक नहीं चला, इसलिए 15 लोग गायब हो गए। जी हितेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि सीपी राधाकृष्णन जी की उम्मीदवारी, उनका उपराष्ट्रपति पद पर चुना जाना और एक बड़े अंतर से जीतना, इसके क्या मायने हैं? क्योंकि भारतीय जनसंघ से लेकर भारतीय जनता पार्टी तक का उनका जो लंबा राजनीतिक सफर रहा है, उसके क्या मायने हैं, क्या संदेश है उसका? देखिए, इसका पहला और जो मुझे सबसे गहरा मायना लगता है, अर्थ लगता है, वो ये है कि आज जिस राजग जिसका नेतृत्व भाजपा कर रही है और जिसके सारथी के तौर पर सामने प्रधानमंत्री हैं, उस तर्कश में कितने तीर हैं आपको कल्पना नहीं होती। कौन व्यक्ति आएगा और कितना कमाल करेगा, आप बड़े बड़े कयासबाज थे, किसी को अंदाजा नहीं था उनके नाम का, मगर एक नाम आता है और
पहले ही दिन तय हो जाता है कि क्या मोहर लगने वाली है। उसके साथ में एक तो ये हो गई कि गठबंधन दल की ताकत, खुद उनकी उम्मीदवारी कि हम ऐसा व्यक्ति लाएंगे, हमारा तीर ऐसा होगा कि वो सारे चक्रव्यूह भेद ही देगा। 1974 से कोई व्यक्ति अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करता है, 16 साल की उम्र से वो सामाजिक जीवन में सक्रिय हो जाता है, वो बार बार चुना जाता है। आज हम कह रहे हैं कि भाजपा की जो पहली सरकार थी अटल जी, वो अटल जी के सहयोगी भी रहे हैं। उस पहले 2 बार सांसद भी चुने गए हैं, वो संसद की परामर्श समितियों को भी उन्होंने संभाला है। तो कामकाज भी बारीकी से जानते हैं, रीति नीति भी पार्टी की अच्छे से जानते हैं, और एक बड़ा व्याप जो संपर्क का है वो अपने साथ लेकर आए हैं। और मुझे लगता है कि एक और जो विमर्श पूरे देश में खड़ा किया जा रहा था कि ये देश उत्तर अलग तरीके से सोचता है और दक्षिण अलग तरीके से सोचता है, ये उत्तर और दक्षिण नहीं है, ये इस सबसे बड़े प्रश्न का उत्तर भी बनकर राधाकृष्णन आए हैं। Absolutely. I think to elect a grassroots leader and somebody who has an impeccable, illustrious career behind him as well, or on such a high constitutional post speaks volumes about the symbolism and the messaging by the NDA. That is what is also reflective in the congratulatory messages that have been coming in right from the President to the Prime Minister. In fact, President Draupadi Murmu in her message says, and I quote, congratulations to Shri C.P. Radhakrishnan on being elected as the Vice President of India. She says, your decades of rich experience in public life will contribute significantly to the nation's progress. In fact, the Prime Minister earlier had tweeted that his life has always been devoted to serving society, empowering the poor and the marginalized. The Prime Minister had said, I am confident that he will be an outstanding Vice President who will strengthen our constitutional values and enhance parliamentary discourse. Professor Chaudhary, that going forward will be the biggest expectation from the 15th Vice President of India, who will also be the Rajya Sabha Chairman. At a time when, in fact, we discussed this earlier, the Parliament is witnessing repeated disruptions, forcing adjournments, impacting the productivity of the functioning of the Parliament. How important is it to have a leader or have somebody like Mr. C.P. Radhakrishnan, who is not just a grassroots leader, but also somebody who's been quite proactive in his social life, and he's somebody who's earned the moniker of Ajat Shatru. He has the ability to build consensus with leaders cutting across party lines. So that is the biggest strength that he will bring forth. But how significant also do you see his role going forth being in enabling dialogue and debate in the Rajya Sabha and not disruption? You see, there are 3 important factors which could highlight in terms of the new role of the newly elected Vice President C.P. Radhakrishnan ji. As I stated earlier, now we could see from first Radhakrishnan to second Radhakrishnan, there is more continuity and would be seeing more changes in the days to come. So the first Vice President of India, Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, and the 15th Vice President of India, newly elected Shri C.P. Radhakrishnan. So when I say the continuity and change, this would be reflected in terms of his stature, both as a statesman and as a statecraftsman. Right. So from that perspective, one could see that a grassroots man coming to the higher positions, holding the position of Vice President, is his journey actually is a reflection of his vast, rich experience, both as administrator, as a disciplinary cadre, and as a parliamentarian. So one could also see that how long, rich experience he has actually inherited by virtue of being the governor of, say, Jharkhand or Puducherry or Maharashtra, also as a disciplinarian cadre in terms of his long journey, covering a huge miles of journey in terms of undertaking that Ekta Yatra in Tamil Nadu, where actually he undertook important pledges to link the rivers and fighting corruptions and even terrorism. So from that experience, one could also see that C.P. Radhakrishnan Ji was quite vocal in terms of his chairmanship of various parliamentary committees, where he tried to undertake many critical challenges. And one could also see that how he successfully handled that scam which actually figured out in parliament, and his rich experience in terms of taking that Coir board export
revenue to a greater height. And one could also see that his representation to United Nations and to Taiwan, they were quite successful. And one would also say that Vice President is not merely a constitutional head, holding dual constitutional position, not only as the chairman, ex-officio chairman of the House of Elders, but also holding the position of President of India in case of illness or removal or resignation. But a third important role is that Vice President is actually the ambassador of Indian Union, where he represents Indian interests to different parts of the country, wherever that is offered to him. Absolutely. In view of these rich and vast experience, I believe that the bond of contention we used to disrupt the parliamentary proceedings would no longer exist, as now the time would come that C.P. Radhakrishnan would focus more on policy, less on politics, and opposition would now realize that its unity and unanimity in terms of numerical strength has actually lost in these current elections, and now they would come to short of reconciliation. And here I would see that C.P. Radhakrishnan's skills, his acumen and his experience would bring about both opposition and the treasury benches on board in terms of House proceedings. In fact, how his behavior, how he is as a person will add value to the proceedings of the House is something that I will ask Mr. Shankar. हितेश जी, सीपी राधाकृष्णन की जो कार्यशैली रही है इतने सालों में, आप उनसे मिले भी होंगे, आपने देखा है कि उन्होंने जिस तरह से प्रोएक्टिव होकर कई जगहों पर एक अपनी छाप छोड़ी है, जिसकी पिछले कई टाइम से, जब से एनडीए ने उनको नॉमिनेट किया है, काफी चर्चा हुई है। वो जो स्ट्रेंथ, जो क्वालिटीज उनकी हैं, वो राज्यसभा की प्रोसीडिंग्स को कंडक्ट करने में उनको कैसे मदद करेगा, और उनसे किस तरह की भूमिका की अपेक्षा हम कर सकते हैं? मुझे लगता है कि इसके 3 आयाम हैं। अगर आप देखते हैं, हर व्यक्ति अपनी छवि, अपनी दक्षता, अपनी रुचि, अपने कौशल के साथ आता है, मगर जो उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी है, वो कुछ चीजें आपको साफ झलकती हैं। राधाकृष्णन जी से जब आप मिलेंगे तो आप उनमें सरलता पाएंगे, उनमें आप सहजता पाएंगे, इसके साथ ही बारीक मुद्दों पर आप उन्हें सुलझा हुआ भी पाएंगे। और आप ये समझिए कि जैसे एक क्लासरूम में भी जब ऐसा शिक्षक होता है जिसके पास हर सवाल का जवाब भी है, और कौन सा बच्चा कितना शरारती हो सकता है या कितना समझदार हो सकता है, कितना मेधावान हो सकता है, उन सबके अगर प्रश्नों का उत्तर उसके पास है तो वो सम्मान अर्जित कर लेता है। मुझे अभी जो दिखता है छवि, उनकी क्षमता, उनका जो पुराना ट्रैक रिकॉर्ड है, उनका सहयोगियों से जो मेल मिलाप का जो उनका बड़ा दायरा है, मुझे लगता है कि एक भारतीय संसद के इतिहास में एक और सम्मानजनक अध्याय का आरंभ इस मंगलवार को ये मंगलकारी कार्य हुआ है। तो ये मुझे लगता है जी। लेकिन हितेश जी, अगर उम्मीदवारी की मैं बात करूं तो सुदर्शन रेड्डी जी जो विपक्ष के उम्मीदवार, नॉन पॉलिटिकल उम्मीदवार उभर के सामने आए, उसके पीछे क्या वजह, क्या आप देखते हैं? क्या ये विपक्ष के भीतर का कोई इनफाइटिंग था, भीतर की फूट थी कोई? क्या आम सहमति किसी एक नेता पे नहीं बन पा रही थी, किसी एक दल पर, कि कांग्रेस पार्टी के सामने कई शर्तें क्षेत्रीय दलों ने रख दी? आप क्या देखते हैं, क्या है इसके पीछे? आपने जो बोला नॉन पॉलिटिकल, वहीं पर मैं सुपर पॉलिटिकल देखता हूं। ये नॉन पॉलिटिकल उम्मीदवारी नहीं थी जी। आप पुराना ट्रैक रिकॉर्ड देखें, और बड़े एक शब्द थोड़ा चुभने वाला है, मगर जो उन्होंने सफाई दी, खासतौर से सलवा जुड़ूम वाला जो मामला था जी, वो शातिर राजनेता वाला जवाब था। वो आप उस फैसले का हिस्सा रहे हैं, और आपने कहा कि मैंने नहीं किया, ये कोर्ट ने किया। कोर्ट चलती है न्यायाधीशों से। आप ये नहीं कह सकते कि गाड़ी चल रही थी, हम तो पहिए भी नहीं थे, ऐसा नहीं कह सकते आप। तो ये एक घुटे मझे राजनेता वाला जवाब था, और यहीं पर वो बड़ी विसंगति की बात भी दिखती है। वो कांग्रेस पार्टी एक ऐसे व्यक्ति को लेकर आई जिसने सलवा जुड़ूम का विरोध करते हुए वहां पर एक ऐसी स्थिति पैदा कर दी थी, और कांग्रेस का तो पूरा नेतृत्व, महेंद्र कर्मा, कौन भूल जाएगा दरभा घाटी का वो जो नरसंहार था, कौन भूल जाएगा? अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इतना भूल के चल रही है तो ये भूल उसे भारी पड़ने वाली है। मैं 2 चीजें बताता हूं। यही राहुल गांधी थे, दागी अध्यादेश था, कागज फाड़ा था, माकन थे, यही दिल्ली में प्रेस क्लब के पास की वो घटना थी, हम सब पत्रकार उसके साक्षी हैं। माकन साहब के लिए मुंह छुपाने की जगह नहीं थी कि उनका नेता उस समय पार्टी के स्टैंड से बाहर जाकर ये काम कर रहा है, और मनमोहन सिंह के लिए एक तरह से सीधा उनकी राजनीति को धक्का पहुंचाने का काम किया था।
और फिर वही जो दागी अध्यादेश फाड़ते हैं, बाहें चढ़ाते हैं, वो लालू यादव के साथ जाके मिल जाते हैं। एक सलवा जुड़ूम जैसा अभियान जो कांग्रेस की लीडरशिप ने शुरू किया था, जो जनजाति समाज का भरोसा जीत रहा था, जिनका नेतृत्व उनका खुद का नेता कर रहा था, महेंद्र कर्मा, बस्तर का शेर कहते थे, उन सबको नक्सली जिन्होंने उड़ा दिया, उन नक्सलियों के पक्ष में झुका हुआ जो निर्णय दिख रहा है, उसके साथ राहुल गांधी खड़े हुए, उसके साथ कांग्रेस खड़ी हुई है। यानी कांग्रेस का ट्रैक कुछ और है, राहुल गांधी का ट्रैक कुछ और है जी। इसलिए ये जो विचलन है, ये जो बेचैनी है, ये पार्टी में भी है, कैडर में भी है, और कांग्रेस का ये जो असमंजस है, ये उसको भंवर में लेकर जा रहा है। और इसलिए अगर हम कहें कि इंडिया ब्लॉक के रास्ते ब्लॉक हो गए हैं, तो ये असमंजस वहां पर दिखाई मैं इसलिए समझना चाहता हूं कि कभी केजरीवाल जी की जो पार्टी है वो कांग्रेस से दूर खड़ी दिखती है, और जब चुनाव आता है, उपराष्ट्रपति का चुनाव आता है, तो कांग्रेस पार्टी के साथ खड़ी दिखती है। डीएमके को उम्मीदवारी पे आपत्ति होती है। इस तरह के अलग अलग तस्वीर उभर के जो विपक्षी गठबंधन है उसकी उभर के आई। मैं इसलिए समझना चाहता। आपने बड़ा अच्छा नाम लिया। ये बड़ा वाला कांग्रेस फैमिली पैक होगा, मगर छोटा रिचार्ज वो आम आदमी पार्टी और केजरीवाल जी हैं। अगर उनके ही कुनबे में एकता होती तो आज स्वाति मालीवाल ने वोट कहां डाला होता। तो ये जो चोट है उसके पीछे बहुत सारे लोगों की कचोट भी है, लंबा काम है। आप ये देखें कि मन से एक साथ चलना था, मगर उस मन से साथ चलने के लिए आपने जतन क्या किए। आप जो करना चाह रहे हैं उस पर आपके कर्म पुराने भारी पड़ रहे हैं। आपने अपने साथियों को खोया, आपने अपनी सीटों को खोया, आपने जनता के भरोसे को खोया, और एक जो छलावे की राजनीति थी। ये चुनाव सीधा सीधा नहीं है, ये आम चुनाव नहीं है, मगर जो बात सीधी नहीं होती कई बार गहरी लगती है, तीखी लगती है। इसमें छुपे हुए संदेश गहरे हैं, एक बहुत शालीनता से और बिना किसी पर दबाव बनाए हुए वोट हो रहा है। उसके बीच में अब ईवीएम को रोने वाले तो इसमें भी रोने लग जाएंगे। उन्हें नहीं पता कि इसमें ईवीएम होता है या नहीं, क्योंकि वो हल्ला इसलिए मचाते हैं कि जिस जनता को बरगलाना है उसे भी नहीं पता कि ईवीएम होती क्या है। No, और काम कैसे करती है। आज एक कंसर्न था while the voting was on, I remember एक सोशल मीडिया पर ट्वीट आया था कि अगर ये वाले चुनाव हो सकते हैं बैलेट पेपर से, तो आम चुनाव क्यों नहीं हो सकते, और उसमें हमें ईवीएम यूज करने की क्या जरूरत है। अगर कोई ये कह रहा है तो उन्हें एकल संक्रमणीय मत पद्धति उनसे पूछ लेना चाहिए कि ये क्वेश्चन ज्यादा ट्रिकी है, या लोगों के लिए, जो आम जनता के लिए चुनाव हो रहा है उसमें बटन दबाना उनके लिए, एक 80 साल के बुढ़िया, एक ऐसा वोटर जिसका पहली बार वोट बना है, उनके लिए समझने के लिए क्या चीज। ये तो बड़े बड़े राजनेता इसमें गच्चा खा जाते हैं। बिल्कुल, एंड यू राइट, 15 votes have been declared invalid despite the mock preparation, despite the training that is given to each member of parliament that form the electoral college. Each time we see that some number of votes are declared invalid. This time around as well, the returning officer informed that out of the 767 votes that were polled, 15 were declared invalid. So we'll know whose votes were declared invalid perhaps in the days to come. But coming back to the expectations, especially that this result has now thrown up from the upcoming 15th Vice President of India, the Rajya Sabha Chairman, Professor Chaudhary. We spoke about how Mr. Radhakrishnan, who is known for his grassroots connect, he has a non-confrontational style that perhaps will prove to be the biggest strength when he presides over the House. But what, according to you, will also be the biggest challenge that he faces, because the result has not been in favor of the opposition candidate. They have lots to introspect on, right from the selection of the candidate to how they canvass support and what ultimately the results were. How do you see things turning up for the upcoming Rajya Sabha chairman, especially in context of the challenges that he faces? You see that for opposition, defeating C.P. Radhakrishnan was not an easy task. They had actually come to the conclusion, it was a foregone conclusion, in view of their numerical strength in the parliament. They had realized that they are going to fight against, they are going to contest against C.P. Radhakrishnan ji, and they are going to lose election. The only challenge for them was the margin of defeat. In the last vice presidential election, they didn't get good number. They were having around 200 members in their support when Margaret Alba was the vice president candidate from the opposition side. This time they might be feeling some sort of complacency that they had slightly edged in terms of number. However,
because there was no unity among the opposition branches in terms of choosing the candidates. And there was also no unanimity, because across the board, one could also see that even the Congress or Kharge ji or even Rahul ji were taking the lead in terms of nominating Justice Reddy for the vice presidential candidate as the consensational or concessional candidate for the opposition. However, there was dissension within the opposition, and that dissension is now over, because it's a good number with which newly elected vice presidential candidate C.P. Radhakrishnan actually won. That shows that NDA's both tactics and strategy and its consensus among its allies actually all come forward, and we could also see cross-voting across some good number, say whether it is Aam Aadmi Party and others. So from that perspective, now see the important contentious issues which have been resolved by the vice presidential elections are over now. Time has now come, because now the people of the country would see that how should function in terms of constitutional norms and practices. So now there are more expectations from the people, from the House, from the opposition, from the government. So I believe that in view of the vast and rich experience of the newly elected vice presidential candidate, there would be more say commonness in terms of raising the voices on issues revolving policies than in politics. So from that perspective, I would see that the seasoned and mature leadership of C.P. Radhakrishnan ji would be able to handle the critical issues of the House whenever it meets in the course of time. जी बिल्कुल हितेश जी, हमने विपक्ष की बात की कि उनकी जो उम्मीदवारी थी सुदर्शन रेड्डी जी की, उसको लेकर भी कई तरह के सवाल थे, किंतु परंतु थे। चर्चा ये भी थी कि पॉलिटिकल हो, नॉन पॉलिटिकल हो, विपक्ष में ये चीजें थी, तमाम सवाल थे। लेकिन मैं एनडीए के बारे में आपसे समझना चाहता हूं, जानना चाहता हूं कि इस चुनाव में भी एक प्रकार से एनडीए ने, बीजेपी के नेतृत्व वाला जो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन है, उसने एक प्रकार से चुनावी प्रबंधन की दृष्टि से, चुनावी मैनेजमेंट की दृष्टि से एक बार फिर से यह साबित किया है कि एनडीए न केवल एकजुट है, नाम उम्मीदवारी का मुद्दा हो, हमें सुनने को नहीं मिला एनडीए में किसी ने सवाल उठाया हो। गठबंधन का दायरा बड़ा है, यह वोट कहां से आए वो अगले कुछ दिनों में पता चलेगा। इसको आप प्रबंधन को कैसे देखते हैं, जो एनडीए, जो बीजेपी का, चाहे उम्मीदवारी की बात हो या बात मुद्दे रखने की हो या सबको साथ लेके चलने की हो? देखिए, एनडीए आप कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, ऐसा समीकरण नहीं है। वो भारतीय राजनीति का स्थायी तत्व है। उसके सामने वाले इस तरीके से दिखते हैं कि बेमेल किस्म के गठबंधन हैं। और एनडीए की जो आपने कहा, उसके पीछे दो तीन बड़ी वजहें हैं। एक तो जो भाजपा की अगुवाई में जो सरकार चल रही है, उसने एक ऐसा समीकरण रचा है कि जिसमें राज्यों का भरोसा है और केंद्र की योजना है। मैं दो चीजें बताता हूं कि आप आज जम्मू कश्मीर भाजपा के लिए फेवरेबल नहीं रहा, मगर भाजपा ने पिछले कुछ समय से वहां जो जड़ें जमाई हैं, उसके पीछे आपको क्या चिनाब ब्रिज नहीं दिखता? वहां की महिलाओं के वो वीडियोज नहीं दिखते? अगर वो आप देखेंगे कि लाल चौक की तस्वीर बदली है विकास से, उसी तरह से दिल्ली का अगर समीकरण लें, जिसमें भाजपा का पूरा घनघोर विरोध करने वाली एक सरकार थी, वहां आयुष्मान कार्ड चल जाता जब राजनीति के पत्ते नहीं चलते। इसलिए जनधन योजना हो, किसान योजना हो, पीएम किसान योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, केंद्र की ऐसी योजनाएं हैं जिनमें राज्य के नागरिक बहुत संतुष्ट महसूस कर रहे हैं, इसलिए भरोसा वहां पर जुड़ रहा है। ये मल्टीप्लायर इफेक्ट है, एक सिनर्जी क्रिएट हो रही है। और इसमें लोग चीटेड या ठगा हुआ महसूस नहीं कर रहे कि अगर वो कह रहे हैं 2 इंजन की, तो पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं, उसके लिए करके दे रहे हैं। और जो उनसे अलग हैं, वहां पर भी निंदा का भाव नहीं है। अगर आप वास्तव में लोगों के लिए काम कर रहे हैं, बड़ी बड़ी चीजें डिलीवर हुई हैं। जैसे उड़ीसा के साइक्लोन को याद कीजिए, और उड़ीसा की जो सरकार थी बीजू जनता दल की, राजनीतिक विरोध हो सकता है, पालेबंदी, मगर कभी भी मर्यादा नहीं लांघेंगे, यह भी साफ दिखाई दिया भाजपा ने वहां पर कंटेस्ट करते हुए भी। राजनीति की अगर ये मर्यादा और ये समीकरण आप लंबे समय तक लेकर चलते हैं, कटुता को नहीं पालते हैं, तो आपकी एक स्वीकार्यता 1 राज्य, 2 राज्य, 3 राज्य बढ़ते चलते हैं। और आप जो अजात शत्रु शब्द की बात कर रही थी, हाउ टू विन ओवर द राइवल्स, उसका ये सूत्र है कि एक एक कदम बढ़ा के भरोसा जीतना होगा। भाजपा ने वो भरोसा जीता है, खाली ये चुनाव नहीं जीता है। और उसके केंद्र में जो
अंत में तो यही देखा जाता है कि नेता कौन है। तो आज इसकी अगुवाई अगर नरेंद्र मोदी कर रहे हैं तो उनके जैसा लीडरशिप, उनके जैसा विजन, उनके जैसा मौके पर चौका लगाने वाला व्यक्ति, नए नए नगीने खोज के लाने वाला व्यक्ति, और वो अकेले नहीं कर रहे, वो सबको साथ लेकर ये काम कर रहे हैं। अभी जो प्रशिक्षण वाला जो मैं चित्र देख रहा था, वो व्यक्ति जो नेतृत्व कर रहा है वो सबसे पीछे की पंक्ति में बैठ के काम कर रहा है। अगर वो पीछे की पंक्ति में बैठ जाता है तो सहमति कहीं दिक्कत आती ही नहीं। आगे वाले सब कहते हैं कि हाँ, मुड़ के देखते हैं कि हाँ ये, इसलिए एक नाम आता है और उस पर सहमति बन जाती है। दूसरी तरफ जो नाम आया सुदर्शन रेड्डी जी का, राजनीतिक विश्लेषकों का तो ये मानना था कि कच्चा खेल गए, आपको इसमें अच्छा खेलना था मगर आप मौके को चूक गए। आप बड़ा नाम ला सकते थे और उसमें कुछ और समीकरण बड़े दिलचस्प थे जो चर्चाओं में रहे थे और अभी कई दिन रहेंगे। Certainly, the opposition will be introspecting on what went wrong, where things went wrong, and especially since the cross-voting has also taken place in favor of the NDA nominee. But the biggest news of the day is that the NDA nominee, Mr. C.P. Radhakrishnan, won with a handsome margin, 452 against 300, which the opposition candidate polled. He will be now taking oath as the 15th Vice President of India on the 12th of September at 11 a.m. President Draupadi Murmu will be administering the oath of office to the 15th Vice President, Mr. C.P. Radhakrishnan. As we draw close to the end of the day, we've had significant, remarkable, engaging discussions on the strengths that Mr. C.P. Radhakrishnan brings to the office of the Vice President. He will also be ex officio chairman of the Rajya Sabha. So the kind of personality, the kind of expertise and the experience that he has in building consensus across party lines. So, of course, goes without saying there are huge expectations from him in ensuring that there is debate, there is dialogue, there is decorum in parliamentary functioning, and he has that responsibility also going forward in embodying the trust of the people in parliamentary functioning and the institution of parliament, the temple of democracy. For now, it's a wrap from me and Manoj. That's it from us on this broadcast. Thank you, Mr. Shankar. Thank you, Professor Chaudhary, for joining us with insights on such a significant democratic process that draws to a close. The results have, of course, given all the reason to the NDA to cheer on. It's a wrap from this, viewers. Thank you very much for your time as well.